क्या बिना आंखों की बेनाई के तस्वीर की जा सकती है जिंदगी, और वो भी आज के दौर में जहाँ कदम कदम पे एक नया चैलेंज आपके सामने खड़ा होता है ना जरा मुश्किल? जरा नहीं, यकीनन बहुत मुश्किल। हमारे आसपास देखते हैं हम बहुत से ऐसे लोग जिनके हाथ पांव तो सलामत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भीख मांगते नजर आते हैं। लेकिन वहीं आपको ऐसे भी लोग दिखेंगे जो माजूर होते हुए भी मुश्किलों से नहीं घबराते और अपनी मेहनत और खुददारी के बल पर हर मुश्किल से उलझ पड़ते हैं। उन्हीं में से ही एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं जो आंखों की रोशनी से महरूम है, लेकिन तब भी चाय की दुकान चलाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आंखों की रोशनी नहीं और चाय की दुकान कैसे मुमकिन है ये, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती मिसाल है उन लोगों के लिए जो हर वक्त अपनी किस्मत का रोना रोते आपको मिलेंगे। एक ऐसे हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपने अहलो अयाल को पालने और उनकी परवरिश के लिए अपने हाथों तक को जला देता है। आइए मिलवाते हैं आपको इरशाद अहमद से, जो जिला बड़गाम के चाडोरा के रहने वाले हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं कश्मीरी में, जिन्होंने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की लेकिन कहीं बात ना बनी और घर का निजाम चलाने के लिए उन्होंने चाडोरा की मेन मार्केट में चाय की दुकान खोली, जिससे वो अपने अहलो अयाल की लवाजमात पूरी करते हैं। वो जो अपनी जिंदगियों से मायूस हैं, उनके लिए एक मिसाल है इरशाद अहमद, जो देख तो नहीं सकते पर फिर भी चाय की दुकान चला रहे हैं। ये नौजवान चाय बनाते वक्त अपनी उंगलियां जलाकर लोगों के लिए चाय बनाता है। मिलवाते हैं आपको इरशाद से और जानते हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं की जबान। जीबी कंप्लीट किया था, एमए कश्मीरी किया मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से। मैंने कुरान पाक को कश्मीरी में ट्रांसलेट किया, इतनी बड़ी फाइल थी वो भी मेरे कागजात मेरे सर्टिफिकेट के साथ जल गए। बहुत कोशिश की यहाँ वहाँ भी बढ़ के डॉक्टरों के पास, लेकिन सब ने बोला इसका इलाज नहीं है। इधर उधर पैसे कमाने की कोशिश, कभी कभी मैं थोड़ी थोड़ी मजदूरी भी की मैंने। किसी इंसान के पास टांगे नहीं होती है, वो देने वाला कौन होता है? वो तो रब होता है ना। उसने यहाँ पे बेचा है किसी जिम्मेदारी के लिए, खामखा तो नहीं बेचोगे ना। लेकिन 2016 में अल्लाह की तरफ से एक और मुसीबत मुझ पे आ पड़ी कि मेरे घर में आग लग गई। ये वो मिसाल है जो मिसाल हम दिखाने की कोशिश करते हैं वादी कश्मीर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, लेकिन आज ऐसी मिसाल है जो दिल को छल्ली करने वाली है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह के इंसान हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जो ठीक ठाक है लेकिन भीख मांगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते थे और लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। मेरा सफ़र जो है तकरीबन बचपन से ही शुरू है, आज तक चलता आ रहा है। आंखों की लाइट है ये कब से? बचपन से ही है। कोई इलाज डॉक्टर ने कहा? जी वो बहुत कोशिश की यहाँ वहाँ भी बढ़ के डॉक्टरों के पास, लेकिन सब ने बोला इसका इलाज नहीं है। तो तकरीबन 8वीं जमात में मैं पढ़ रहा था, तो जब टीचर को, मेरे जो टीचर थे अल्लाह उनको हिफाजत में रखे अपनी, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को लेटर लिख के भेजी कि इसके आपके बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है। तब जाके मेरे पेरेंट्स से मुझे यहाँ वहाँ डॉक्टर के पास लेके गए वो। तो लेकिन हर जगह डॉक्टरों ने यही बोला कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। तकरीबन मैट्रिक तक जब मैं पहुँचा तो तब मैंने कोशिश की कि मैं खुद अपना इलाज करवाने की कोशिश करूँ, इधर उधर पैसे कमाने की कोशिश। कभी कभी मैं थोड़ी थोड़ी मजदूरी भी की मैंने, पढ़ाई भी कर रहा था। आप मुझे बताओ कि जब एक डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज नहीं होगा और वो आंखें होती हैं और इंसान को सब आंखों से ही दिखती पूरी दुनिया, तो उस टाइम कैसा लगा? कितना दुख हुआ? दुख किस चीज़ का होगा? डॉक्टर ने कहा कि इलाज। देखिए सर, जब किसी इंसान के पास टांगे नहीं होती है, वो देने वाला कौन होता है? वो तो रब होता है ना। हम उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये उसकी मर्जी है, वो देगा या ना देगा। हाँ उसने यहाँ पे बेचा है किसी जिम्मेदारी के लिए, खामखा तो नहीं बेचोगे ना, कोई जिम्मेदारी तो अपनी भी होगी, इसलिए यहाँ पे रखा है उसने। जब आपको पता लगा कि इलाज नहीं होगा फिर कैसा लगा? हाँ बहुत दुख लगा। फिर जब मेरी शादी हो गई तो मैंने, अक्सर मेरे जहन में यही सवाल आता ही रहता था कि जब तक मैं 40 साल का पहुंच जाऊंगा, मेरा बच्चा कितना बड़ा होगा तब तक, क्या वो अपना गुजारा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हमेशा ये सवाल मेरे दिमाग में रहता है आज भी, क्योंकि मैं तो 40 के करीब होने वाला हूँ। तो फिर भी लेकिन आज थोड़ी सी अल्लाह पे उसका शुक्र अदा करता हूँ कि थोड़ा सा बच्चा भी अब थोड़ा सोचने समझने वाला बन गया है, तो अब कोई गला नहीं उससे।
मुझे बताओ कि आप ये जो दुकान चला रहे हो, आपको क्या जैसे हमने शुरुआत की यहाँ पे, तो क्या कोई दिक्कत आई मतलब शुरुआत करने में, या कोई चीज़ आपने किसी को देनी कस्टमर को, वो रेट किस तरह पढ़ते हो आप, वो मतलब बाकी पैसे किस तरह वापस देते हो? दुकान शुरू करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि मेरे पास पैसा ही नहीं था, ऊपर से पढ़ाई में मशगूल था। तकरीबन उसी साल मैंने पीजी भी कंप्लीट किया था, एमए कश्मीरी किया मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो उसी साल मेरी शादी भी हो गई। तो इसमें कोई मुझे मतलब जो बैकग्राउंड में कुछ मदद मिलनी चाहिए थी अपनों की तरफ से, वो नहीं मिली। तो फिर मैंने अपनी बीवी है उससे मैंने 30,000 रुपये उधार ले लिए, तो ये दुकान मैंने डाली यहाँ पे। तब से आज तक मैं लड़ता ही आ रहा हूँ। तो 2016 तक मेरा तकरीबन मेरा जो काम था वो अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन 2016 में अल्लाह की तरफ से एक और मुसीबत मुझ पे आ पड़ी कि मेरे घर में आग लग गई। लेकिन तब से आज तक मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। कभी ऐसी भी मुश्किल हो रही कि मुझे थोड़ी नाउमीदी भी होती है। लेकिन तो जिस घर को आग लेके वो घर संभाला फिर से आपने, या वैसा ही बिल्कुल वैसा ही है। हाँ सर। कितने रूम्स हैं वो? तकरीबन 5 कमरे थे उसमें, लेकिन अभी मैं इस्तेमाल उसके खाली 2 कर रहा हूँ, बाकी या तो जले हुए हैं या मतलब ऐसे वो दीवारों में। आपने एमए कश्मीरी किया है, पीजी किया है, क्या आप कभी जॉब अप्लाई नहीं किया? 1-2 बार किया था। एक बार मैं टीचर लिस्ट में जो 2012 में एक लिस्ट निकला था कश्मीर में, 4 पोस्ट्स थे वो हर डिस्ट्रिक्ट के, खाली जो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं वेटिंग में आ गया, 5वें नंबर पे आ गया मैं। लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि उसमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा खतरा है उसमें। लेकिन तब से मेरा दिल थोड़ा सा उदास हो गया इस मामले में। हाँ, जो मेरे सर्टिफिकेट्स थे वगैरह थे वो सब आग में उसी साल जल गए हैं, और आज तक मेरी ताकत ऐसी नहीं हुई है कि मैं उनको दोबारा बना सकूं। जिस तरह आपने कहा कि अपने नहीं, मैंने कुरान पाक को कश्मीरी में ट्रांसलेट किया, इतनी बड़ी फाइल थी वो भी मेरे कागजात मेरे सर्टिफिकेट के साथ जल गए। खुद कुरान को ट्रांसलेट अपने कश्मीरी में मैंने वो उसको ट्रांसलेट किया था, तकरीबन उसमें 1000 पेज थे उस फाइल में, तो वो भी मेरे कागजात के साथ वो भी जल गया। उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है अब भी, क्योंकि अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अब भी लिखता लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। पहले जो रोशनी आपकी थी, मतलब पहले थी रोशनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई जी। 2008 तक, जब तक कि मैं तकरीबन 25 का था, 25-26 का, तब तक 50% चल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खत्म ही गया। आप मुझे बताओ कि मैं जानना चाहूँगा, जो दुकान आपकी यहाँ पे जो चाय बनाते हो आप, या कुछ ऑमलेट बनाते हो, कोई ऑर्डर आता है, वो कैसे आपको पता लगता कि ये चाय बन गई या ऑमलेट पक गया? इसको थोड़ा अपना जहन, मतलब अपने सेंसेस को इस्तेमाल करना पड़ता है सर। जी सर। मतलब किस तरह? अब वो मैं आपको कैसे समझाऊँ सर? आप क्या करते हैं, चाय का जो उबाल आते किस तरह करते हैं? वो मैं उसको ढक्कन कर देता हूँ बर्तन का, जब वो ऊपर आने को लगेगा मुझे खुद ही एहसास होगा कि ये ऊपर आ रहा है। आपकी एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में कि जिस तरह आप काम कर रहे हो और आपके पास आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन तब भी आप अपना घर चलाते हो, मेहनत करते हो। जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जो लोग कश्मीर में जो है ये सिस्टम बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में बहुत लोग मांगते हैं जिनको हाथ पाँव सलामत है, उन लोगों को क्या मिसाल है, क्या मिसाल देंगे उनके लिए? सारी मिसाल अभी तक जो मैंने कहा वो है। हिम्मत नहीं आनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि खुद काम किया करें, खुद कमाए अपना, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपने माशरे, अपने मुसलमान भाइयों को, खुसूसन काफिर या हिंदू मुस्लिम, ये जो मसला है इसमें नहीं पड़ेंगे हम, खाली इंसानियत के लिहाज से मैं हर एक को यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि कम से कम ऐसे लोगों को खाली अप्रिशिएट कीजिए। मिसाल के तौर पर मुझे किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है, हाँ कम से कम मेरे टांगे तोड़ने की कोशिश भी, मुझे गिराने की कोशिश भी मत कीजिए। ऐसा होता है आपको? हाँ बिल्कुल होता है, 100% होता है। जो आपका बेटा है वो देखता है कि आप, मेरे बाप को मतलब आंखों में रोशनी नहीं है या आपकी बीवी है, तो मतलब क्या सोचते हैं वो, मतलब किस तरह आपको हौसला देते हैं वो लोग? उसको तो फील होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तकरीबन कम से कम उनको महसूस तो नहीं हुए, उनको किसी चीज़ की कमी ना पड़े।